Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 23rd February 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पर कवर करने हैं. सो नाउ फर्स्ट इज इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट spot to contribute 15% of global growth in 2023 IMF. According to IMF, ये यहाँ पर एक एस्टिमेशन है. अकॉर्डिंग टू IMF ये बताया जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया है ना, इंडिया अभी भी क्या रहेगा, एक ब्राइट स्पॉट रहेगा ग्लोबल ग्रोथ में, है ना. जो हमारी ग्लोबल ग्रोथ है उसमें इंडिया 15% कंट्रीब्यूट करेगा. तो ना आप ये ग्राफ देखिए, इससे आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो अकॉर्डिंग टू IMF, इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2023. फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया की ग्रोथ कितनी होगी, 6.8% होगी. और फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करें तो 6.1%. तो ये अभी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं. रियलिटी में क्या होता है अभी हमें नहीं पता, बट IMF के अकॉर्डिंग ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर में हमारी ग्रोथ होगी 6.8% एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो कितनी होगी, 6.1%. ओके, वर्ल्ड में हम देखें तो ये फिगर है यहाँ पर किसका कि मतलब कि ईयरली बेसिस पे वर्ल्ड में इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है. तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो 3.4% कंट्रीब्यूट किया था और 23 में 2.9% यहाँ पे क्या करेगा, इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा. इसमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा आपको देख सकते हैं कमी दिखाई दे रही है ना. बट फिर भी यहाँ पे ये कहा है कि देखिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या देख रहे हैं हम, जो हमारी इस टाइम पे ग्लोबल कंडीशन है ना, जो हमारी इंटरनेशनल सिचुएशन है इस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इंडिया फिर भी एक तरीके से ब्राइट स्पॉट की तरह यहाँ पर उभर कर आएगा और ग्लोबल ग्रोथ में 15% यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, तो देखिए यहाँ पे ये कहा कि इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिमेन अ रिलेटिव ब्राइट स्पॉट in the world economy and will alone contribute 15% of the global growth in 2023. International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva said. तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर देखिए हमारी जो भी ग्रोथ है पेंडेमिक आया उसके कारण से बहुत सारी चीज़ें हुई और जो हमारी ग्रोथ है वो उसमें स्लो डाउन देखने को मिला. बट यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर 2023 की बात करें तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 15% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू IMF. ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो एडिटोरियल सेक्शन की तरफ आते हैं. तो हमारा पहला एडिटोरियल है प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द लिटिल मैन इन आवर डेमोक्रेसी. नाउ इसमें हमने यहाँ पे ये अनाउंस कर दिया कि हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना. हमें इंडिपेंडेंस के लिए 75 ईयर्स हो चुके हैं. और अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो हमने अभी हाल ही में 74th एनिवर्सरी यहाँ पर क्या करी थी, अपना जो रिपब्लिक डे था 74th रिपब्लिक डे यहाँ पे क्या किया था, सेलिब्रेट किया था. बट स्टिल यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस है हमारी कंट्री में, है ना. हम यहाँ पे हमें 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस हमें गेन किए हुए और 74th यहाँ पे हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, है ना. इंडिया के एक रिपब्लिक कंट्री हुए 74 ईयर हो चुके हैं. बट स्टिल यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है. जैसे कि हम बात करें यहाँ पे पॉवर्टी अभी भी बहुत ज़्यादा है. देयर इज़ अ डीपनिंग डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर. यहाँ पे जो या तो बहुत ही ज़्यादा रिच है या फिर बहुत ही ज़्यादा पुअर पीपल है. ओके, प्रिकॉशियस कंडीशन अफेक्ट द रूल ऑफ लॉ. यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है जिसके कारण जो हमारा रूल ऑफ लॉ है उस पर यहाँ पे क्या पड़ रहा है, अफेक्ट पड़ रहा है. नॉट सो गुड गवर्नेंस पोजेस ग्रेव चैलेंजेस टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक. और यहाँ पर जो गवर्नेंस है, यहाँ पे गवर्नेंस भी हमारी अच्छी नहीं है. वो ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो हमारी एग्जिस्टेंस डेमोक्रेसी और रिपब्लिक में जो चैलेंजेस है उसके लिए जो हमारी गवर्नेंस होनी चाहिए वो अभी भी नहीं है. यहाँ पर जो हमारा नेशन है वो यहाँ पे पोलराइज्ड है ऑन अ रिलीजन बेसिस और एक साइड पर यहाँ पे कास्ट है. मतलब कि जो हमारा नेशन है अभी भी डिवाइड है. हम यहाँ पे आप सभी को पता है कि कितने ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज होते हैं, कभी रिलीजन के बेसिस पे या फिर कभी कास्ट के बेसिस पे. देखिए ये जो आर्टिकल है ना, इसको थोड़ा आपको संभल कर पढ़ना होगा बिकॉज ये आर्टिकल ना थोड़ा एंटी गवर्नमेंट है. कैसा ये एंटी गवर्नमेंट, मतलब इसमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट में थोड़ी बातें कही जा रही. बट हमें इस आर्टिकल को एज अ एंटी गवर्नमेंट मतलब हमें इस वे में नहीं लेना है. इस आर्टिकल में इसका जो मेन क्रक्स है, क्रक्स की बात करें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में देखो तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी क्या है कि ऐसी गवर्नमेंट मतलब कि किसी भी सिस्टम
ऐसा कोई सिस्टम और कंट्री की गवर्नमेंट जो कि इलेक्ट होती है किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, है ना, गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। यहाँ पे रूल किसका चलता है, हमारा रूल चलता है हमारी जनता का, है ना। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब ये समझाया जा रहा है। और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द नेशन होता है, वो कैसा होता है, वो इलेक्टेड होता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, रिपब्लिक। ओके, अब आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक के दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब इसमें ये बात कीजिए, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पर होती है मल्टी पार्टी सिस्टम, है ना, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। इट मीन्स यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टीज होती हैं। यहाँ पर हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि हम किसको अपना यहाँ पर एज अ लीडर चूज करना चाहते हैं। बट एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी, बट यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टीज नहीं है। क्या, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं। और जो अपोजिशन पार्टी का यहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। तो इसमें मेनली यहाँ पे बात की गई है किसकी, अपोजिशन पार्टी के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर नेशन के बारे में हम देखें तो इसमें ये कहा गया इस आर्टिकल की जो हमारा नेशन है वो 2 लाइंस पर यहाँ पे डिवाइड है, एक रिलीजियस लाइन पर और दूसरा कास्ट लाइन पर। ओके, अभी भी हमें क्या यहाँ पे हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, बट वी आर लेकिंग इन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी। ओके, अब हम पास्ट की अगर बात करें तो इसमें ये कहा जा रहा है कि वेयर इज द अमृत, हम जो ये अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं तो वेयर इज अमृत, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स यहाँ पे क्या किया, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर हैड इन्विसाज्ड अ डिफरेंट इंडिया एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट शो एच.वी. कामनाथ ऑन। यहाँ पे देखिए डिबेट में ये कहा गया कि हमारे जो एच.वी. कामनाथ थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा था, आई होप दैट वी इन इंडिया विल गो फॉरवर्ड एंड ट्राई टू मेक द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल रेदर देन द इंडिविजुअल फॉर द स्टेट। यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि इंडिया को ऐसा बनाने जा रहे हैं कि स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, कॉन्सेप्ट आप समझिए, ये क्या बात कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो किसके लिए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि हम हमारे लिए है, बट हम ऐसा नहीं चाहते कि यहाँ पर इंडिविजुअल स्टेट के लिए हों। आप कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि स्टेट किसके लिए होना चाहिए, इंडिविजुअल के लिए होने चाहिए, ना कि इंडिविजुअल्स स्टेट के लिए होने चाहिए। At least let us try to bring about this empire of the spirit in our own political institution. If we do not do this, our attempt today in this assembly would not truly reflect the political genius of the Indian people. India of the ages is not dead, nor has she spoken her last creative words. She lives and has something to do herself and on human family. अब इसमें यही बात की जा रही है कि हमें यहाँ पे स्टेट बनाना है किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ना कि इंडिविजुअल्स स्टेट के लिए हों। और ये जो स्पिरिट है वो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में रहना चाहिए कि ये जो स्टेट है, जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसके लिए बने हैं, ये हमारे इंडिविजुअल्स के लिए बने हैं, ये सिटीजन्स के लिए बने हैं, ना कि यहाँ पे खुद का एक डिक्टेटरशिप यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए बने हैं। इसके लिए यहाँ पे बात की गई है कि हमें क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी की जरूरत हुई। ठीक है, उसके यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो 1927 में जो एच.वी. कामनाथ उन्होंने फिर से एक आंसर दिया था कि उन्होंने नरेट किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय आस्क्ड मुस्लिम। यहाँ पे जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने क्या किया था, मुस्लिम से ये पूछा था, व्हाट सेफगार्ड डिड यू आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया और फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे बात ये कही जा रही कि जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने मुस्लिम से ये पूछा था कि आपको कौन सा सेफगार्ड चाहिए इंडिया से, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको क्या सेफगार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करे, आप उसके बारे में बताइए। तो इसका जो आंसर उनको मिला था तो उसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि आई डू नॉट वॉन्ट एनी सेफगार्ड, वी वॉन्ट टू लिव एज इंडियन एज अ पार्ट ऑफ इंडियन बॉडी पॉलिटिक्स। उन्होंने आंसर में मदन मोहन मालवीय को क्या रिप्लाई किया था कि हम कोई भी सेफगार्ड नहीं चाहते, हम एज अ इंडियन, यहाँ पे क्वेश्चन किससे किया गया था, मुस्लिम से किया जाता। उन्होंने ये रिप्लाई किया कि हम एज अ इंडियन इस इंडियन जो इंडियन बॉडी है पॉलिटिक्स की, इसमें हम एज अ इंडियन रहना चाहते हैं, हमें किसी भी सेफगार्ड की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमारे जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं वही क्या है, हमारे बेस्ट सेफगार्ड हैं। ओके, तो ये पूरी मतलब कि कुछ आप कह सकते हैं ये जो लाइंस हैं, जब भी डेमोक्रेसी की बात आती है तो आप इन लाइंस को यहाँ पर कोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। ओके, अब जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा, द अदर इज दैट इज परफेक्टली पॉसिबल टू प्रिवेंट
the constitution without changing its form or merely changing the form of administration and making it inconsistent and opposed to the spirit of the constitution। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये कहा कि हमें यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कंटिन्यूसली हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक है, जो हमारा ये बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट आता है, हमें इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको यहाँ पे इंश्योर करना होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है ये एक नेचुरल सेंटीमेंट है ना। तो हमें यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको यहाँ पे इंश्योर करना होगा। जैसे कि आज के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पे हमारे जो इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे कुछ जो पार्टीज हैं वो जुडिशरी पे यहाँ पे आवाज़ उठा रही है, जुडिशरी यहाँ पे लेजिस्लेटर जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, उसके ऊपर यहाँ पर आवाज़ उठा रही। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या देखने को मिल रहा है, एक जो मेंबर्स हैं हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अब जो जुडिशरी होती है वो मेनली एक तरीके से आप कह सकते हैं क्या है, हमारा प्रोटेक्टर है ना, क्या है, हमारा प्रोटेक्टर है ना। एक तो यहाँ पे यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं। पहला क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दूसरा यहाँ पे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है उसको हमें इंश्योर करना होगा, क्योंकि वही क्या करके रखते हैं, एक चेक्स और बैलेंस का जो हमारा कॉन्सेप्ट आता हो उसको ये इंश्योर करते हैं। तीसरी बात इसमें कही गई किसकी, अपोजिशन पार्टी की, कि हमें क्या चाहिए, अपोजिशन जो है एक नेसेसरी ईविल है ना। अपोजिशन क्या है, नेसेसरी ईविल है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज टू वर्क एज पर द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शोज हाउ अनडेमोक्रेटिक इंडिया इज। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि आज के टाइम पे जो ये कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि जुडिशरी क्या है, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कुछ यहाँ पर एलिगेशंस लगाती है और पार्लियामेंट यहाँ पर जुडिशरी के ऊपर एलिगेशंस लगाती है कि इस तरीके का होना चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं इसमें आप देख रहे हैं कि इनका जो एक स्पिरिट होनी चाहिए वो आज के टाइम पर कह रहे हैं कि नहीं बची है ना। ये सिर्फ इस आर्टिकल में कहा गया कि आज के टाइम पर ये नहीं बची है। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो इंडिया है वो कितना अनडेमोक्रेटिक धीरे धीरे होता जा रहा है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ अपोजिशन मेंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली J.S. लहरी सेड ऑन 20 मई 1949। अब यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी की इम्पोर्टेंस को बताते हुए जो Z.H. लहरी है उन्होंने क्या कहा था कि एवरीवन नोज दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट एब्सोल्युटली। पावर क्या करता है, इंसान को करप्ट करता है, और अगर किसी के हाथ में एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो उसको एब्सोल्युटली क्या कर लेता है, करप्ट कर लेता है। इट इज ऑल्सो अ ट्रूथ दैट say that every party that comes into power tries to make its hold permanent. The only checks on the degeneration of the party government into despotism in the existence of the another party that keeps a strict eye on the doing of the cabinet of the party and thereby prevent the degeneration of a party government into a dictatorship. तो इसमें इन्होंने ये कहा कि पावर क्या करता है, पर्सन को करप्ट करता है, और अगर किसी पर्सन के पास में, किसी पार्टी के पास में अगर एब्सोल्यूट पावर आ गई तो उसको क्या कर लेता है, एब्सोल्युटली करप्ट कर लेता है। इसलिए यहाँ पर क्या ज़रूरत है, एक आप कह सकते हैं कि ये ट्रू है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी हो जो कि क्या रखे, अपनी एक स्ट्रिक्ट आई रखे, मतलब कि आंख बना कर रखे कि जो सामने वाली जो गवर्नमेंट है ना, जो पार्टी अभी गवर्नमेंट जिसने बना के रखा है उनकी जो पॉलिसीज़ क्या है ना, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरीके का सिस्टम है, सारी चीज़ों पर वो क्या रखें, एक स्ट्रॉन्ग आई, मतलब कि एक स्ट्रिक्ट आई यहाँ पर बना के रखें। तभी हम क्या इंश्योर कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, उसको हम यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मेनली यही कहा गया है कि आपको क्या करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी की हमें ज़रूरत है। तो इस आर्टिकल में यहाँ पे और सारी जो जितने भी हमारे लीडर्स थे है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात की। अब जैसे कि आज के टाइम पे देखें तो बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बीजेपी की मेजोरिटी पे है, ठीक है। यहाँ पे कांग्रेस का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि कांग्रेस ने यहाँ पर 4 डिकेड्स तक, 4 डिकेड्स तक यहाँ पे क्या किया, कंट्री को डोमिनेट करके रखा था। यहाँ पर उस टाइम पे कोई भी एक आप कह सकते हैं कोई हेल्दी अपोजिशन नहीं था, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या इंश्योर करना होगा, एक हेल्दी अपोजिशन को इंश्योर करना होगा, ताकि जो ये डेमोक्रेटिक हमारा जो ये मेन कॉन्सेप्ट है, हमारा जो स्पिरिट है, उसको हम यहाँ पे इंश्योर कर सकें। तो देखिए, इन दिस कंट्री वी हैव जस्ट गॉट फ्रीडम एंड our own party, that is Congress party, has got no opposition to it. I have seen how things have been going on here and I feel that there must be a strong opposition to criticize our actions and review them. तो यहाँ पर देखिए जो रूलिंग पार्टी थी राम नारायण सिंह जी की,
उनको ये याद करते हुए ये कहा गया है कि उन्होंने ये कहा था कि मैं कंट्री में देख सकता हूँ कि कंट्री में हमें यहाँ पे फ्रीडम मिल रही है। और जो मेरी पार्टी की अगर हम बात करें, वो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो उनको ये लगता था कि या मेरे सामने कोई भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी नहीं जो कि जो मेरे एक्शंस हैं और जो मेरी काम है उनको यहाँ पे क्रिटिसाइज करें, मुझसे क्या करें, यहाँ पे अकाउंट जो है रिव्यू मांगे, है ना, कि हम जो हम यहाँ पे उनको मेरे जो एक्शंस हैं उनको यहाँ पे क्रिटिसाइज करें, मेरी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर क्या करें, उस पर एक स्ट्रिक्ट आय रखें। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी का होना क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अ गवर्नमेंट विच डज नॉट लाइक अपोजिशन एंड ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी इन पावर इज नॉट अ पेट्रोटिक बट अ ट्रेटर गवर्नमेंट। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो ये चाहती हो कि उसके सामने कोई भी अपोजिशन पार्टी ना हो, है ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी ना हो, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी ना हो, तो इट मीन्स वो सिर्फ क्या चाहती है, वो सिर्फ पावर चाहती है अपने हाथों में। वो यहाँ पे पेट्रोटिक गवर्नमेंट नहीं है, वो एक ट्रेडर के रूप में यहाँ पर आई है और एक एब्सोल्यूट पावर को यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहती है। ओके, तो इस आर्टिकल में आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसमें 3 चीजें हैं। पहला तो आ जाता है हमारा क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सेकंड यहाँ पे जुडिशरी के बारे में कि किस तरीके से जो हमने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो भी हमारे 3 ये इंस्टीट्यूशंस है, मेन इंस्टीट्यूशंस है, इनका मेन रोल क्या है, चेक्स एंड बैलेंस बनाना, ठीक है ना, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो स्पिरिट है उसको यहाँ पे इंश्योर करना। थर्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी की बात की गई कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी रूलिंग पार्टी है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, constitutional morality would mean effective coordination between conflicting interests of different people and the administrative cooperation to resolve them amicably without any confrontation among the various groups working for the realization of their ends at cost. Constitutional morality has been regarded as a paramount reverence of the constitution. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हम एलिमेंट्स की बात करें तो क्या है, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ चॉइस, प्रीएम्बल, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सोशल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये क्या है, ये सारी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, ये हमारे मॉरल्स हैं, इनको हमें यहाँ पे इंश्योर करना होगा। ओके, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें तो ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये लार्जली रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ लाइक द सेक्शन फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से 12 to 35 और डीपीएसपी जो हमारे 36 to 31। एक तरीके से ये हमें क्या बताते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसके बारे में बताते हैं कि हमारे क्या मॉरल्स होने चाहिए टुवर्ड्स दी आवर नेशन, है ना, टुवर्ड्स दी स्टेट इंडिविजुअल्स, हमारे क्या यहाँ पर मॉरल्स होने चाहिए, हमारे क्या एक्शंस किस तरीके से यहाँ पर होने चाहिए। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं एंड डीपीएसपी ये क्या है, एक तरीके से हमें क्या बताते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में बताते हैं। ओके, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया कैन बिकम अ डाइवर्सिटी चैंपियन। अब आप सभी को पता है कि अगर हम पूरा वो देखें, द सम एंड वेरिएशन ऑफ आवर बायोलॉजिकल वेल्थ नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है कि जितना भी हमारा बायोलॉजिकल वेल्थ है उसकी हम बात करें तो उसका हम पूरा जो सम करते हैं, जितना भी वेरिएशन है, आपको पता है कितनी हमारे इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड में आपको वेरियस टाइप की स्पीशीज मिलेंगी, वेरियस प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये सारे क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है। और फ्यूचर में मतलब कि इट इज़ एसेंशियल फॉर आवर फ्यूचर इन प्लानट, मतलब कि किसी भी प्लानट के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी वॉज स्ट्रांगली आर्टिकुलेटेड एट यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। अब यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस हुआ था कहाँ, मॉन्ट्रियल कनाडा में, जिसमें ये बताया गया था कि December 19, 2022 188 कंट्री रिप्रेजेंटेटिव adopted an agreement that held and reserve biodiversity laws by conserving 30% of world's land and 30% of world's ocean by 2030। ओके, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, आपसे ये पूछा जा सकता है। ओके, कि इसमें क्या टोटल 188 कंट्रीज आएंगी जो कि क्या रिप्रेजेंट करेंगी, उन्होंने एक एग्रीमेंट अडॉप्ट किया जिसका नाम है उस एग्रीमेंट का हेल्थ एंड रिजर्व। ओके, क्या है, हेल्थ एंड रिजर्व। तो ये आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स से इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि हेल्थ एंड रिजर्व ये किससे रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे आंसर देना होगा बायोडाइवर्सिटी से ये रिलेटेड है। इसमें मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमने यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को लॉस किया है,
जितना ज़्यादा ये लॉस हुआ है, तो हमें उसे क्या करना है, कंजर्व करना है। तो अगर हम पूरी बात करें तो वर्ल्ड की जो 30% लैंड है उसको यहाँ पे कंजर्व करना है, और ओशन का 30% जो वर्ल्ड का ओशन है उसको 2030 तक, यहाँ पर 2030 तक हमें क्या करना है, उसको कंजर्व करना है। इसको हमने क्या कहा है, 30 इंटू 30 प्लीज भी कहा है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे ये दोनों चीज याद रखनी, पहली कौन सी, हेल्थ एंड रिवर्स, दूसरी 30 इंटू 30 प्लीज। ओके, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया करंटली होस्ट 70% ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन। इंडिया आज के टाइम पे वर्ल्ड की अगर हम देखें तो 70% यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या करता है, यहाँ पे होस्ट करता है, एंड 70% ऑफ ग्लोबल एरिया इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें तो उसमें कितना करता है, 17% करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं जितने भी यहाँ पे अपकमिंग जो नेशंस हैं वो क्या चाहते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी को इंश्योर करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से गाइडेंस प्रोग्राम कर सकते हैं। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम है, तो आप सभी को पता है इस साल का जो यूनियन बजट आया था उसमें जो हमारा जो 7 प्रायोरिटीज थी, जो हमने सप्तऋषि की हमने बात की थी, आई होप आपको यहाँ पे याद होगा, सप्तऋषि की बात की थी, उसमें से हमारा एक कॉन्सेप्ट था कौन सा, ग्रीन ग्रोथ का, हमने इसको पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा था। ग्रीन ग्रोथ क्या थी कि हमें हमारी जो इकोनॉमी है उसको ग्रीन ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। इसके लिए हमने बहुत सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स भी लेकर आए, जैसे कि नेशनल मिशन, हम अगर बात करते हैं किसका, नेशनल मिशन ऑन ग्रीन, ओके, यहाँ पर हमारा जो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, पहला तो ये हो गया, जिसमें हम क्या कर रहेंगे, नेशनल मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट कवरेज है हमें उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, ओके। दूसरा यहाँ पे क्या लेकर आया है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लेकर आया, क्या सेकंड क्या है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। इसमें मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हम इंसेंटिवाइज करेंगे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिव एक्शन बाय कंपनीज के जितने भी एक्शंस हैं, मतलब कि हमको उनको इंसेंटिवाइज करना है। अगर कोई वो ऐसा एक्शन लेते हैं जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ना, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होता है, तो ऐसी कंपनीज जो अगर कोई ऐसे काम करती है तो हम उनको क्या करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे, ओके। थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिस्टी प्रोग्राम आया था, आप सभी को याद होगा मिस्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, जो मैनग्रोव्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताया गया है, और उसको हमें क्या करना है, मेनली सेव करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ प्रोग्राम की, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम क्या है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो इसमें हमारा मेन क्या करना है कि हमें जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यहाँ पे जो यूज है वो करना है, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग द इनपुट्स ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स इज अ क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग आवर एग्रीकल्चर, मतलब कि जो हम सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और ये केमिकल बेस्ड यहाँ पे क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का, उसका यूज हमें यहाँ पे क्या कम करना है, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बायोलॉजिकल हेल्थ की तरफ क्या करना है, हमें इनकरेज करना है। तो ये सारे क्या है, हमने प्रोग्राम्स की बात करी कि इंडिया ने ये सारे प्रोग्राम्स लाए हैं किसकी तरफ, हमारी जो ग्रीन ग्रोथ की हमने बात की है, जो हमारा मेन एक प्रायोरिटी है हमारी क्या, ग्रीन ग्रोथ, उसकी तरफ। अब इसके लिए यहाँ पे हम अमृत धरोहर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जैसे कि हमें क्या करना है, ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड, इनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी क्या है, ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ आ रहे हैं, हमारे ग्रीन जो हमारा अमृत धरोहर है, ये सारी क्या है, उन्होंने इसको हमने क्या कहा है, अमृत धरोहर कहा है, और इससे हमें क्या करना है, बचाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोग्राम तो आ गए हमारे पास, अब इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में हमें यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि हमें कैसा होना, हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, एविडेंस बेस्ड नहीं होनी चाहिए, है ना, कि हमें ये एविडेंस बेस्ड की जगह हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, साइंस बेस्ड और इंक्लूसिव मॉनिटरिंग यहाँ पर होनी चाहिए। तो देखिए इसमें कहा गया है कि एविडेंस बेस्ड इंप्लीमेंटेशन की जगह यहाँ पर कैसे होनी चाहिए, साइंस बेस्ड एंड इंक्लूसिव मॉनिटरिंग प्रोग्राम इज अ क्रिटिकल नॉट ओनली फॉर द सक्सेस ऑफ दीज एफर्ट्स बट ऑल्सो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन एंड डिस्टिलेशन ऑफ लेसन लर्न फॉर द रेप्लिकेशन नेशनलिटी एज वेल एज ग्लोबली। तो यहाँ पर हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, साइंस बेस्ड होनी चाहिए। सेकंड इसमें क्या कहा गया, हमें जो हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबिलिटी के और वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम के, हमें उनका यूज करना है। थर्ड इसमें क्या बात की गई, क्लियर सिस्टम बाउंड्री, है ना, हमें यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना होगा हमारे जो रिसोर्सेज हैं पीपल के, कौन से रिसोर्सेज को हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले प्रायोरिटाइज करना होगा। उसके बाद फोर्थ इसमें बात की गई किसकी, फंड सर्विस की।
कि जैसे कि हम ये जो प्रोग्राम है इसमें जो आप बजट यहाँ पे मतलब कि जो आप फंड एलोकेट कर रहे हैं तो यहाँ पर फंड सर्विस होनी चाहिए, मतलब कि आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पैसा प्रोवाइड करना होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर जो स्टॉक की बात की गई, मतलब कि हमें यहाँ पे स्टॉक फ्लो की जगह जो रिसोर्सेज पीपल है उनको यहाँ पे फंड सर्विस प्रोवाइड करना होगा। इससे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो हमने जितने भी ये हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इनका इफेक्टिव यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारी लोकल कम्युनिटी होगी उसे यहाँ पे इन्वॉल्व करना होगा। अगर हम लोकल कम्युनिटी को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो ये जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमने यहाँ पे मिस्टी की बात करी, ठीक है ना, और मिस्टी की बात करी, हमने यहाँ पर ग्रीन क्रेडिट की बात करी, अमृत धरोहर की बात करी, ओके। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनको हम तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक इसमें लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि each of these efforts must be inclusive of the local and nomadic communities, okay, where these initiatives will be implemented। अब ये कहीं ना कहीं देखिए, अब आप मैनग्रोव्स को यहाँ पे वो करेंगे, वेटलैंड को हमें बचाना है, तो ये जो एरियाज आते हैं मेनली किस एरिया पे, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, है ना, ट्राइबल पार्ट्स होते हैं, जब तक हमें वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा और जब तक हम वो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होंगे इस प्रोग्राम में, तब तक हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा जो कह सकते हैं आप प्रोग्राम्स हैं इसका इफेक्टिव यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। इसमें मेनली यहाँ पे देखिए, फॉर ग्रीनिंग इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी टू रिस्टोर इनरिच आवर नेचुरल कैपिटल फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर पीपल एंड टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इज अप्लाइड बायोडाइवर्सिटी साइंस, ओके। तो यहाँ पे हमें किसका मेन इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा, लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगा, ओके। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ग्लीन गैम्बल की। ग्लीन कैम्बल क्या है ये, कि आप सभी को पता होगा कि अभी एक बिल आया था, इकोसिस्टम कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर देखिए जिसको हमने यहाँ पे कहा कि एन अमेंडमेंट टू द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को यहाँ पर क्या करने के लिए, अमेंड करने के लिए एक बिल आया था, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022। अभी ये यहाँ पर एक्ट बन चुका है, ओके। एंड द सेपरेशन separately approved by the UN framework conservation on climate change via the Paris and Glasgow agreement ensure that carbon markets where carbon credit and emission certificates can be traded। अब ये जो हम इस अमेंडमेंट की इस एक्ट की बात करें, बिल की, तो इस बिल में क्या है मेनली कि जो ये क्या करता है, सेंटर को एम्पावर करता है। हम इस बिल की बात करें तो क्या करता है, सेंटर को एम्पावर करता है टू स्पेसिफाई अ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम होती है उसके लिए यहाँ पर अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जैसे कि कार्बन क्रेडिट्स है ना, और जो एमिशन सर्टिफिकेट्स है उसको आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करती है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें एक तरीके से जो हमारा कार्बन मार्केट है, अब कार्बन मार्केट का इसमें हमारे लिए मेन कॉन्सेप्ट ये आ जाता है। अब देखिए हम कार्बन मार्केट को समझते हैं। कार्बन मार्केट क्या होता है कि दे आर एसेंशियली अ टूल फॉर पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन एमिशन एंड एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग सिस्टम वेयर कार्बन क्रेडिट्स और अलाउंसेस कैन बी बॉट एंड सोल्ड। कार्बन मार्केट की हम बात करें तो कार्बन मार्केट क्या है कि एक ऐसा मार्केट है जहां पर जो कार्बन एमिशन होता है ना, और कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसकी ट्रेडिंग होती है, उसको हम यहाँ पे खरीदते हैं और बॉट करते हैं और सोल्ड करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। तो जहां भी हम ऐसा करते हैं वो क्या होता है, हमारा कार्बन मार्केट होता है। अब देखिए कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट का मतलब है यहाँ पर कार्बन क्रेडिट का है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्बन क्रेडिट की हम बात करें तो कार्बन क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडेबल परमिट दैट इक्वल्स एज पर UN 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमोस्क्यूरेटेड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर जैसे कोई भी नेशन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये नेशन है कोई भी, वो क्या कर रहा हो, यहाँ पे वो 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कितना 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यहाँ पे क्या कर रहा होगा, बचा रहा होगा, है ना, एक तरीके से उसका सिक्वेस्ट्रेशन किया एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 कार्बन क्रेडिट उस नेशन के पास आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेनली हमारा क्या है, जो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका आप क्या कर रहे हैं, सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पे उसका जो एमिशन है उसको यहाँ पे रोक रहे हैं, उसका सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अगर 1 टन ऑफ CO2 गैस या फिर कोई भी जो जितनी भी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अगर आप इसको यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसका सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उस नेशन के पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 कार्बन क्रेडिट आ जाएगा। और इसी का अगर हमने 1 टन किया तो 1 आएगा, 2 टन किया तो यहाँ पे 2 कार्बन क्रेडिट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो कार्बन क्रेडिट्स जो कंट्रीज के द्वारा क्या किया जाते हैं, कलेक्ट किया जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें हमारा मेन पर्पस ये है कि हमें क्या करना है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है उसको यहाँ पर रोकना है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें होती है, कार्बन क्रेडिट होता है और दूसरा होता है कार्बन अलाउंसेस। कार्बन अलाउंसेस क्या होते हैं, तो ये जो कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन अलाउंसेस का जो हम इसको खरीदते हैं और बेचते हैं, इस पर जो प्राइस लगाते हैं, ये सारा काम कहाँ होता है, हमारे कार्बन मार्केट में होता है। कार्बन अलाउंसेस की बात करें तो ये क्या होते हैं, मेनली ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर ये गवर्नमेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग इसको डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन अलाउंसेस को हम इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पर XYZ कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन को क्या कर सकते हैं, 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन का एमिशन यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब एक कैप लगा दिया है कंपनी के ऊपर कि आप इससे ज्यादा यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन एमिशन नहीं करेंगे। अगर आप इससे ज्यादा यहाँ पे एमिशन करते हैं तो आपको क्या करना होगा, जो कार्बन मार्केट से यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, एक्स्ट्रा यूनिट्स यहाँ पर क्या करने होंगे, परचेस करने होंगे। अब देखिए इससे यहाँ पर क्या होगा कि एक 100 यूनिट्स है, अब जब आप ज्यादा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि उनको यहाँ पे पेनाल्टी लग रही है, क्योंकि वो बाहर से खरीद रहे हैं, कार्बन जो यूनिट्स है वो बाहर से खरीद रहे हैं, तो उन पे पेनाल्टी लग रही है। अगर कुछ कंपनी इन्होंने क्या कर लिए, उनको जो ये कैप प्रोवाइडेड है वो उन्होंने क्या किया, एमिशन कम किया, तो 100 यूनिट्स में से फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 80 यूनिट्स का ही एमिशन किया, उनके पास क्या बच गया, 20 यूनिट्स यहाँ पर जो कार्बन एमिशन का जो वो था वो बच गया, तो इनके पास क्या हो गया, ये सरप्लस हो गया। अब ये जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, इसको यहाँ पर सोल्ड भी कर सकती है मार्केट में। तो ये कहाँ सोल्ड करेगी, जो हमारा कार्बन मार्केट होता है वहां पर उसको वो क्या करेगी, सोल्ड करेगी। ओके, कार्बन मार्केट से रिलेटेड आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो पहला क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट मतलब कि हम यहाँ पर 1 टन ऑफ कार्बन का जब सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो वो 1 कार्बन क्रेडिट के अंदर आता है। और कार्बन अलाउंसेस ये डिटरमाइन किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि हमको कितना यहाँ पर टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना ही यहाँ पे क्या करना है, एमिशन करना है। अगर हम कार्बन मार्केट की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है वॉलंटरी मार्केट, दूसरा होता है कंप्लायंसेस मार्केट। वॉलंटरी मार्केट में यहाँ पे सभी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंडिविजुअल है, वो क्या कर रहे हो, यहाँ पर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब कि कार्बन क्रेडिट को यहाँ पे वो जनरेट कर रहे हो अपने ही तरीके से, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल। देखिए दीज मार्केट्स आर दोज इन विच इमिटर्स कॉर्पोरेशन, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एटसेट्रा बाय कार्बन क्रेडिट्स टू ऑफसेट द emission of 1 ton of CO2 or equivalent greenhouse. Such carbon credits are credited by activities which reduce CO2 from the air such as afforestation. अब जैसे कोई इंडिविजुअल है, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एफोरेस्टेशन कर जो CO2 है उसका सिक्वेस्ट्रेशन किया, उसके जो अमाउंट है उसका यहाँ पे रिड्यूस किया, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन क्रेडिट को जनरेट किया। अब इन्होंने ये वॉलंटरी बेसिस पे किया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने नहीं कहा था कि आप ऐसा कीजिए कुछ भी, बट उन्होंने क्या किया, ये अपने तरीके से वॉलंटरी बेसिस पे किया। तो इसलिए और फिर जब ये उन्होंने ये कार्बन क्रेडिट यहाँ पर क्या किया, जनरेट किया, तो ये क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन है, उसको यहाँ पर मतलब कि जो यहाँ पर ज्यादा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं, तो वो उनको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे सोल्ड कर सकते हैं। ओके, तो जो यहाँ पे वॉलंटरी बेसिस पर हम जब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, उससे जो क्रेडिट जनरेट होता है उसका जब हम मार्केट में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो वो होता है हमारा वॉलंटरी मार्केट। कंप्लायंसेस मार्केट की बात करें तो इसमें कैप एंड ट्रेड, यहाँ पे ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं। यहाँ पे जितनी भी पॉलिसीज आती हैं, हम अगर कंप्लायंस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, कैप लगा के रखती है, रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखती हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही एमिशन करना है, ठीक है। और अगर आप सारी जो कंपनीज हैं यहाँ पे इतना ही एमिशन करना है और इससे ज़्यादा अगर एमिशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, मार्केट से जो यूनिट्स हैं, कार्बन यूनिट्स हैं, उसको यहाँ पर परचेस करना होगा। ओके, तो अब अगर हम दूसरे वर्ल्ड की बात करें तो यूरोप ने भी यहाँ पे एक यूनाइटेड नेशन का क्या निकाला था कि टुडे कंप्लायंसेस मार्केट मोस्ट पॉपुलर इन EU। कंप्लायंस मार्केट आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा कहाँ पॉपुलर है, EU में। EU में एक वो भी आया था, EU की बात करें तो यहाँ पे 2006 में या 7 में EU क्या लेकर आया था कि क्या, EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, EU एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लेकर आए थे, जिसके तहत इन्होंने मतलब कि आप कितना यहाँ पर कार्बन कैप लगाए, ये 2005 में आया था। ओके, तो ये सिस्टम जब आया था तो इसमें मेनली इनका जो पर्पस था कि वो कैप लगाना, मतलब कि एक लिमिट पुट करना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि आप इससे ज़्यादा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एमिशन नहीं कर सकते। ओके,
तो अगर हम आई होप आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है, प्रमोट द रिडक्शन ऑफ एनर्जी यूज, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो एनर्जी का यूज है उसका रिडक्शन करना होगा। इंकरेज द शिफ्ट ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, हमें क्लीनर फ्यूल्स की तरफ बढ़ना है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एनडीसीज WB बाय 2050 बिलियन बाय 2030, हमें क्या करना है कि जो कॉस्ट है एनडीसीज का उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है। अब देखिए कार्बन मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, आप इसको देखिए। जैसे कि यहाँ पर ये दो, एक एमिटर ए है, एमिटर बी, दो कंपनीज हैं। ये क्या कर रही है, एक्सेस में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रहे हैं। और ये जो है इनके पास इन एक्सेस में नहीं, इन्होंने मतलब इनको जो लिमिट दी गई थी है ना, देखिए यहाँ पे एक ये जो रेड लाइन दिख रही है, क्या एक लिमिट है। इन्होंने जो लिमिट प्रोवाइड की गई थी, जैसे कि 100 यूनिट्स का इनको दिया गया था। अब इन्होंने 100 में से सिर्फ 80 यूनिट्स ही क्या किया, एमिशन किया कार्बन का। अभी कार्बन मार्केट में अभी क्या कर सकते हैं, इनके पास जो ये 20 यूनिट्स बचे हैं, जो सरप्लस में इनके पास कार्बन क्रेडिट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे एक्सेस में यहाँ पे एमिशन किया ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ये परचेस करेंगे। तो इस तरीके से क्या चलता रहता है, ये पूरी साइकिल मार्केट की चलती रहती है। बट इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं। कंसर्न्स की बात करें हम कार्बन मार्केट की, तो यहाँ पे क्या होती है, कभी कभी डबल काउंटिंग हो जाती है। डबल काउंटिंग कैसे कि जैसे इन्होंने क्या किया, 20 यूनिट्स यहाँ पे सेव किए, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, 20 यूनिट्स परचेस किए, तो यहाँ पे ये 20 + 20 कितना हो गया, 40 यूनिट्स। मतलब कि यहाँ पे टोटल ये कहा गया कि आपने क्या किया, 40 यूनिट्स का यहाँ पे एमिशन किया। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, पुअर मार्केट ट्रांसपेरेंसी है ना, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर अच्छी नहीं है। तीसरा यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है कि जैसे कि ये कंपनी है जो यहाँ पे एक्सेस में क्या कर रही है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कर रही है। तो वो ये सोचे कि हम यहाँ पे एक्सेस में कर लेते हैं, हम यहाँ पे मेनली फिर क्या करेंगे, जिन्होंने कम एमिशन किया होगा हम उससे कार्बन मार्केट से यहाँ पे क्या करेंगे, कार्बन यूनिट्स को, कार्बन क्रेडिट्स को परचेस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मेन फंडा है कि हमें क्या करना है, ग्रीन एमिशन, मतलब कि जो हमारा एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको कम करना है, तो हम उसकी तरफ फिर यहाँ पर नहीं बढ़ पाएंगे। तो मतलब जो ग्रीन वॉशिंग को ये क्या कर रहा है, एक तरीके से आगे बढ़ा रहा है। तो ये सारे हमारे क्या है, कंसर्न्स हैं। ओके, अब ये जो बिल आया है, मतलब ये जो एक्ट है, ये इस एक्ट में मेनली क्या किया गया है कि सेंटर को ये एम्पावर किया गया है कि जो कार्बन ये क्या करेगा, सेंटर यहाँ पे कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेगा। ये जो जितने भी सर्टिफिकेट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रेडेबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये बिल पूरा समझ में आया होगा। व्हाट इज कार्बन मार्केट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसको हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें, इंडिया चाइना होल्ड इन पर्सन बॉर्डर टॉक्स आफ्टर 3 years। अब इंडिया एंड चाइना के बीच में यहाँ पे क्या हुई, जो इनके हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनके जो सेक्रेटरी हैं उनके बीच उन्होंने ये चाइना गए थे और वहाँ के जो चाइनीज़ के जॉइंट सेक्रेटरी थे उनके साथ यहाँ पे असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर हुआ चेंग्यून, उनके साथ मीटिंग हुई। और यहाँ पे मीटिंग किस बात पर हुई कि जो हमारा जो ये बॉर्डर इशू चल रहा है उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो द टू कंट्रीज डिस्कस प्रपोजल फॉर डिसएंगेजमेंट इन द 2 रिमेनिंग फिक्शन एरियाज अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टू क्रिएट कंडीशन दैट विल रिस्टोर नॉर्मलिटी इन रिलेशन। तो हम किस तरीके से यहाँ पर जो ये फिक्शनल एरियाज हैं अभी भी, उसमें हम किस तरीके से इंगेजमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे जो रिलेशन उनको हम एक नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर ले आए। ओके, यहाँ पर म्यूचुअली ये भी एक्सेप्ट किया गया कि हम आगे यहाँ पर जो हमारे मिलिट्री लेवल भी क्या होगी, एक मीटिंग होगी जिसमें हम यहाँ पर 18th राउंड ऑफ टॉक होगा, जिसमें हमारे जितने भी सीनियर मिलिट्री कमांडर्स होंगे उनकी यहाँ पर क्या होगी, मीटिंग होगी जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे ये बॉर्डर इशूज़ है उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने की बात कही गई है। ओके, नेक्स्ट इसमें है जर्मन दानिश विजिट टू इंडिया टू फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज यूक्रेन एंड चाइना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो जर्मन के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के यहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं ये यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं, इंडिया की विजिट में आ रहे हैं। तो मेनली यहाँ पे ये क्या करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं इंडिया के साथ फॉर द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन विल बी द टॉप एजेंडा। इनका टॉप एजेंडा है इस टाइम का कि वो क्या करना है कि इंडिया के साथ पार्टनरशिप करेंगे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में और एनर्जी ट्रांजिशन में, ठीक है। जैसे कि इस टाइम पे, आज के टाइम पे हम देखें कि इंडिया क्या है, जो इंडिया के साथ अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है इन द इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ठीक है। तो इसके तहत इन्होंने ये बात की कि हम यहाँ पे देखिए अब G20 की यहाँ पर क्या होने वाली है, फॉरेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है, आप सभी को पता है 1 मार्च से ये स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इंडिया में ही SCO जो हमारा है उसका भी यहाँ पे क्या होने वाली है, एक मिनिस्ट्रियल यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। तो इसी के तहत उन्होंने ये कहा है कि
जो हमारा मेनली टारगेट है, इंडिया का भी टारगेट क्या है कि हमें क्या करना है, नेट जीरो एमिशन करना है 2070 तक। ओके, तो और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी हमें लिमिट करना है, नेट जीरो कार्बन एमिशन है अराउंड 2050 तक, हमें इसको भी क्या करना है और डीकार्बनाइज करना है हमारी इंडस्ट्रीज़ को। तो ये सारे क्या है इंडिया के कुछ एजेंडाज हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंडिया के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर सकते हैं इन द क्लाइमेट चेंज। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डिकिन्सोनिया फॉसिल फाउंड इन भीमबेटका इज ओल्ड बी हीव्स। तो ये बी हाइव्स जो थी उनके साइड में, मतलब कि यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स भीमबेटका गए थे, तो उनको यहाँ पे डिकिन्सोनिया एक स्पीशीज़ है, उसके यहाँ पे फॉसिल्स पाए गए। अब इसके बारे में हम देखते हैं, तो देखिए आप इसकी पिक्चर देखिए, डिकिन्सोनिया इस तरीके कुछ होती है, ये ओवल शेप में होता है ना, ऐसा ओवल शेप में। देखिए इसमें यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कुछ यहाँ पे रब्स टाइप के। ये एक हम देखें तो ये ओशनिक यहाँ पे मैमल, ये यहाँ पे ओशन में मेनली पाए जाते हैं स्टडी के। ये स्पंज लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए इट इज बिलीव दैट स्पंजेस वर द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो स्पंज होता है ये ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो ये स्पंज लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आज के नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से हैं। However, there is currently no evidence that sponge-like animals conquered the ocean before 154 million ago। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अभी तक, बट हम ये मानते हैं कि स्पंज लाइक जो ऑर्गेनिज्म है ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है, बट अभी भी हमारे पास यहाँ पे क्या है कि कोई एविडेंस नहीं है कि इस तरीके का कोई एनिमल मतलब कि स्पीशीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। अब बट हमें इनके क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो इसमें यही बताया जाए द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर एनिमल ऑन अर्थ नाउ इज 558 मिलियन ईयर अगो ओल्ड डिकिन्सोनिया एंड अदर एडिनकेनिया एंड एडिनकेरियन एनिमल। तो अभी भी हम ये मेनली कहाँ पाए गए हैं, हमारे भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है आप सभी को पता होगा, भीमबेटका यहाँ पे एमपी में है, मध्य प्रदेश के जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है उससे 18 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल से यहाँ पर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में क्या है भीमबेटका। भीमबेटका की बात करें तो क्या है, एक रॉक शेल्टर एंड आर्कोलॉजिकल साइट इन सेंट्रल इंडिया दैट स्पेन द प्री हिस्ट्री पैलियोथिक एंड म्यूजियोलिथिक पीरियड एज वेल एज हिस्टोरिक पीरियड। तो यहाँ पे ये हमारे हिस्ट्री के रिलेटेड इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट कंसिस्ट ऑफ 7 हिल्स एंड ओवर 750 रॉक शेल्टर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 10 किलोमीटर। एटलीस्ट सम ऑफ देम शेल्टर्स वर इनहिबिटेड मोर देन 1 लाख ईयर्स अगो। तो यहाँ पर मतलब कि बहुत पुरानी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये है हमारा भीमबेटका, और यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स भी इस तरीके की यहाँ पर हमें मिली हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए कब से है, ये आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया, हमें ये प्री हिस्टोरिक पैलियोलिथिक और जो हमारा मीजियोलिथिक पीरियड था उस टाइम से यहाँ पे ये माना जाता है भीमबेटका को। तो इसलिए हमारे लिए भीमबेटका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी लोकेशन देखिए तो ये कहाँ पर है, एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो आज हमारे लिए इतना ही था न्यूज़ में। अब चाइना रशिया की टाइज नॉट एम्ड एट कंट्रीज वैंग। अब यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग द विजिट टू मॉस्को सीसीपी's फॉरेन पॉलिसी chief says both nations support multipolarity. Russian president says relation between two countries are key to stabilize international situation. अब देखिए आप सभी को पता है कि जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर चल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो रशिया है उसके चाइना के साथ जो रिलेशन है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे हैं। अब इसमें यही बात की गई है कि अभी यहाँ पर जो चाइनीज़ के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे विजिट करी है, और उन्होंने ये कहा कि चाइना और रशिया यहाँ पे सामने आके क्या कर सकते हैं, इस टाइम पर मल्टीपोलैरिटी की क्या कर सकते हैं, जो नेशन सपोर्ट करते हैं मल्टीपोलैरिटी को उसको क्या करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, और ये दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, अपने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएंगे। तो इस टाइम पर जो इंटरनेशनल सिचुएशन उसको क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेबलाइज करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।